Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उन पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे किसके पक्ष में हवा बह रही है और किसके पक्ष में वोट पड़े, टटोलने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो नतीजे आएंगे, जो फाइनल रिजल्ट है, उसके लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 4 जून की वो तारीख मुकर्रर कर दी गई है जब परिणाम आएंगे, नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज तक यहाँ पर इसलिए है, आपसे जुड़ा हुआ लगातार एक एक अपडेट पहुंचा रहा है ताकि बारीकियों से हम एक एक सीट पर चर्चा कर पाए। और इसी के लिए अभी हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ग्राउंड से हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जुड़ रहे हैं, जो कि महीनों से कहीं ना कहीं वो भी खून पसीने से एक करके तमाम ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो हमारे खास मेहमान है, सबसे पहले हमारे साथ देखिए विजय विद्रोही जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें मिलिंद खांडेकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तक के मैनेजिंग एडिटर। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे दो खास ग्राउंड रिपोर्टर भी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ रहे हैं। प्रशांत श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं, सालों का इनका एक एक्सपीरियंस। और इसके अलावा थोड़ी देर में इंद्रमोहन सिंह भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि बिहार तक के हेड हैं। यानी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो आज की खास तौर पर जो हॉट सीट रही है और जो हॉट स्टेट्स रहे हैं, खास तौर पर जो स्विंग स्टेट्स रहे हैं, उसकी हम बात करें। और इसके अलावा हम महाराष्ट्र को भी टटोलेंगे। महाराष्ट्र एक अहम राज्य हो जाता है। 5वें चरण में आज जो वोटिंग हुई है वहां पर 13 लोकसभा सीटों पर, इसी के साथ वहां पर मतदान की प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, चुनाव लेकिन खत्म नहीं हुआ है। कहा जाता है चुनाव तभी खत्म होता है जब नतीजे आते हैं, परिणाम आता है। तो सबसे पहले एक नेशनल लेवल पर हम टटोलने की कोशिश करते हैं उन तमाम सीटों को, 49 सीटों को। किसके पक्ष में आज ऐसा लगा है कि वोट पड़े हैं, किसके पक्ष में जनता गई है पोलिंग बूथों पर और सरकार चुनने की उन्होंने जो कवायद शुरू की थी उस पर अब पूर्ण विराम लगा दिया है, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है। तो हम विजय विद्रोही सर का रुख कर लेते हैं। विजय विद्रोही जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ज्यादातर सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 2 फेज शेष रह गए हैं। जाहिर सी बात है, और ये कई डिसाइडिंग सीटें हैं जो कि डिसाइड करेंगी आखिर दिल्ली कौन जाएगा। देखिए, क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लड़ हर कोई दिल्ली के जा रहा है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। देखिए, ये जो बाकी के 2 चरण बचे हैं और ये आज का जो चरण हुआ 5वां, छठा, 7वां, ये तीनों चरण बीजेपी के पिछली बार थे। 80% से ज्यादा सीटें उन्होंने जीती थी। तो बीजेपी को अगर 303 के पिछले आंकड़े तक पहुंचना है तो ये सीटें बरकरार रखनी है कुल मिलाकर। जैसे आज का जो चरण है, 49 में से बीजेपी को अपने साथियों के साथ मिलाकर 41 सीटें मिली थी, खुद के लेवल पर 33-32 सीटें मिली थी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, बीजेपी बहुत सारी जगह में टक्कर की स्थिति में है। जो सीटें बीजेपी ने 2019 में इस चरण में आसानी से निकाल दी थी, वहां पर भी वो कुछ सीटों पे थोड़ा मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। जैसे मुंबई की सीटें हैं, मुंबई में कहा जा रहा है कि मुसलमान प्लस मराठा, ये उद्धव ठाकरे के साथ आए हैं मराठी, और 6 में से कम मुंबई की 3 सीटें फंस गई हैं। पीयूष गोयल को और जो शिंदे के बेटे हैं, उनकी सीट सुरक्षित बीजेपी के लिए मानी जा रही है। बाकी बीजेपी भी अपने आप को कठिनाई में महसूस कर रही है। बंगाल में 7 सीटों पर चुनाव, 4 में टीएमसी जीती थी और वहां वो मुश्किल में दिख नहीं रही। बाकी लेकिन 3 सीटें जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, जिसमें बैरकपुर की सीट है और जिसमें बनगांव की सीट है, जिसमें वो हुगली वाली लॉकेट चटर्जी वाली सीट है। तो अर्जुन सिंह ने बहुत शिकायतें की बैरकपुर वाली सीट पे। कुल मिलाकर आप देखिए, 1036 शिकायतें तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से आई चुनाव आयोग के पास, जिसमें कि पोलिंग एजेंट को बैठाने नहीं दिया जा रहा, कुछ लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा। यूपी से भी कुछ वीडियो सामने आए कि दलितों को रोका गया, कुछ जगह ईवीएम मशीनें खराब हुई। तो पश्चिम बंगाल की मैं बात कर रहा था, वहां पर 3 की 3 सीट में से 2 सीटें बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल दिख रही हैं। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव है। चिराग पासवान की सीट भी इतनी आसान नहीं रह गई, वहां के लोग जो कह रहे हैं। और जो सारण की सीट में रोहिणी आचार्य कड़ा मुकाबला राजीव प्रताप रूडी का करती हुई बताई जा रही हैं। इसी तरह मधुबनी की सीट है, और एक और सीट है वहां पर मैं आपको बताता हूँ, हाजीपुर की सीट चिराग पासवान की। मुजफ्फरपुर वाली सीट में भी कांग्रेस में से जो निषाद लड़ रहे हैं वो बीजेपी से आए हुए हैं,
और वहां पर भी मुकाबला दिलचस्प बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये जो सीटें हैं बीजेपी को एक डिफेंड करनी है। कम परसेंटेज वोटिंग हुई है, बार बार कहने के बावजूद भी लोग घरों से निकले नहीं है, वोटर उत्साह में नहीं है। बहुत सारी जगह अगर उत्तर प्रदेश में राशन काम करता हुआ दिखाई दे रहा है 5 किलो राशन का, तो महंगाई बेरोजगारी वाली बातें भी उभर कर सामने आ रही हैं। मैं दिन भर डिजिटल मीडिया पर इधर उधर के रिएक्शंस देखता रहा। अमेठी से भी स्मृति ईरानी को जो सीट बहुत आराम से एक तरफा चुनाव में निकाल देनी चाहिए थी आज से 15 दिन पहले, वो सीट भी बहुत मुश्किल में फंस गई है। स्मृति ईरानी के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो जीती तो जीत का मार्जिन राहुल गांधी से भी कम रह सकता है, और रायबरेली में राहुल गांधी का मार्जिन उनकी माताजी पिछली बार 1,67,000 से जीती थी, उससे ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और वहां पर भी एक दो सीटें, कौशाम्बी की सीट को लेकर भी बीजेपी के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है, वो फंसी हुई सीट है। तो मोटे तौर पर पहले राउंड में तो मैं यही कहूंगा बातचीत में कि बीजेपी को सीटें डिफेंड करना बड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा है, जैसा अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट से खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, आपने उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कही कि 5 किलो राशन की बात हो रही है, देखते हैं 5 किलो राशन पे 10 किलो राशन वाला वादा कोई कारगर साबित होता भी है या नहीं। चलिए अब रुक कर लेते हैं ज़रा प्रशांत श्रीवास्तव का। प्रशांत, आप महीनों से डटे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की एक-एक सीट को बारीकी से समझ रहे हैं और वही बारीकी वाली समझ हम चाहते हैं कि आप इस वक़्त हमारे दर्शकों को दें। फिर हम स्पेसिफिक कुछ और सीटों पर बात करेंगे। पहले ओवरऑल हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश है। कि उत्तर प्रदेश में इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। रायबरेली, अमेठी जैसी सीट है, फैजाबाद लोकसभा सीट है जहाँ पे अयोध्या है और राम मंदिर एक मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश शुरुआत में की गई थी। इवन कि आपको ध्यान होगा हम जनवरी में जब राम मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त अगर चुनावी माहौल को कंपेयर कर रहे थे उस दौर में तो यही लग रहा था कि अब तो सब एक तरफा है। लेकिन चुनाव आया और उस इसी फैजाबाद जिस फेज में पड़ा है 5वें चरण का ये चुनाव है, यही चरण भी काफ़ी बीजेपी के लिए फँसा हुआ है, इतना वन साइडेड सा नहीं लग रहा है। और भी जो सीटें यहाँ पर हैं, जैसे बाराबंकी में आज चुनाव है, उसी तरह लखनऊ, मोहनलालगंज समेत यहाँ पर जिन सीटों पर चुनाव है, आपको कहीं पर भी अगर लखनऊ की सीट इकलौती एक ऐसी सीट है जिसमें क्लैरिटी है कि कौन जीतेगा। शायद रायबरेली में भी लगभग क्लैरिटी है। बाकी कोई भी ऐसी सीट यहाँ इस चरण की ऐसी नहीं दिख रही है, जहाँ पर क्लैरिटी हो कि कौन जीतेगा और यूपी का चुनाव जैसे-जैसे चरण वाइज़ चरण आगे बढ़ रहा है, वो और दिलचस्प होता जा रहा है। जबकि पहले चरण में ये लग रहा था पहले चरण के बाद कि बीजेपी के लिए सारे चरण जो हैं वो बेहतर होते जाएँगे। दूसरा चरण बीजेपी के काफ़ी फ़ेवर में भी गया था। लेकिन फिर तीसरा चरण आया जहाँ पर बीजेपी काफ़ी फँसी, चौथे में भी कुछ सीटों पर फँसी, 5वें चरण में आते-आते चीज़ें बीजेपी के लिए उस तरीके से जो एक कॉन्फिडेंस था शुरुआत में कि 70 प्लस बीजेपी यहाँ पर चली जाएगी। लेकिन मुझे जिस हिसाब से सूचनाएँ मिल रही हैं, वोटिंग पैटर्न जो चल रहा है, वो मुझे इतना ईज़ी नहीं लग रहा है यहाँ पर। अगर पिछली बार जो बीजेपी का स्कोर था 64, 62 प्लस 2 तो इस बार अगर देखा जाए तो वो भी बीजेपी 64 तक भी पहुँच जाए, तो मैं मतलब इस बात को बहुत श्योर शॉट नहीं कह सकता क्योंकि आप सीट बाय सीट अगर एनालिसिस देखें सिर्फ 5वें चरण की बात करें, तो 5 सीटें तो क्लियर यहाँ पे फँसती हुई दिख रही हैं। रायबरेली, अमेठी, रायबरेली में एज जो है राहुल गांधी को क्लियर है, जिस हिसाब से वोटिंग हुई, इस हिसाब से फीडबैक आ रहा है। अमेठी भी बीजेपी की सीट फँसी हुई दिख रही है, जिस हिसाब से वहाँ पर फीडबैक आ रहा है क्योंकि अमेठी में गांधी परिवार भले ही ना लड़ रहा हो, लेकिन साइलेंटली जो है किशोरी लाल शर्मा ने चुनाव को बहुत लो प्रोफाइल रखा वहाँ पर और किसी भी बयानबाज़ी और उसमें ना पड़ने के बजाय केवल काडर से डायरेक्टली कनेक्शन रखा। साथ ही में बीजेपी के कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी अमेठी में थे, जो कि थोड़ा-सा भारी यहाँ पर मुझे पड़ते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा बाराबंकी एक सीट है, आज वहाँ वोटिंग सबसे ज़्यादा अगर यूपी का आप मत प्रतिशत उठा के देखें, तो बाराबंकी में सबसे ज़्यादा वोटिंग अभी तक हुई है और बाराबंकी भी जो है वो बीजेपी का काफ़ी फँसता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि बाराबंकी में जो अहम रोल है वो है सपा गठबंधन का, क्योंकि वहाँ पर पीएल पुनिया के खुद के संबंध समाजवादी पार्टी के नेताओं से बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पर गठबंधन और बेहतर काम कर रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पर फ़ायदे में जा रही है। इसी की तरह अगर आप दूसरी सीटों की बात करें, तो मोहनलालगंज सीट को लेकर भी यही फीडबैक आ रहा है कि मोहनलालगंज भी एक तरफ़ा नहीं, हालाँकि मेरा अपना सेंस कहता है कि मोहनलालगंज बीजेपी निकालेगी। लेकिन अभी तक जिस आपकी मिक्स्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बहुत शुभ संकेत नहीं है बीजेपी के लिए। तो आप यूपी के भी सीट अगर आप टैली उठा के देखें 5वें चरण की, तो उसमें बीजेपी को बहुत ज़्यादा मैं फ़ायदे में नहीं देख रहा हूँ, जितना बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि जब
ये घोषणा हो गई थी कि रायबरेली में राहुल लड़ेंगे, तो ये मान के उस समय जाया जा रहा था कि अब स्मृति की राह आसान हो गई है। और जब टिकट बाराबंकी में बीजेपी ने बदला था कि बाराबंकी में रावत बिरादरी जो है वो ठीक-ठाक संख्या में है। लेकिन वहाँ पर भी जिस हिसाब से अलायंस वहाँ पर काम कर गया, तो कि वहाँ पर यादव वोटरों की भी संख्या ठीक-ठाक है बाराबंकी में। ये चीज़ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के लिए वहाँ पर बेहतर साबित हुई है। बिल्कुल तमाम बातें कही हैं और चौंकाने वाली भी ये बात है प्रशांत, क्योंकि हमने अक्सर सुना है एनडीए की तरफ से, खास तौर पर बीजेपी अक्सर कहती है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें जो है उत्तर प्रदेश की हम तो जीत रहे हैं। वो कोई भी फर्क नहीं कर रही। रायबरेली जहां जो कहा ही जाता है कि वो कांग्रेस का गढ़ है, वहां के बारे में भी पूरी कॉन्फिडेंट, ऐसा लग रहा है कि वाकई जीत रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ही उलट नजर आ रही है। मिलन खांडेकर से भी हम चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। मिलन जी, आपने भी महसूस किया होगा शुरुआती दिनों में जब हम चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे होते थे तो एक्साइटमेंट कम थी और कॉन्फिडेंस उधर की पार्टी में यानी कि बीजेपी की तरफ, एनडीए अलायंस की तरफ बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे फेजेस आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी कम हुआ है और दूसरी तरफ हम कहें कि जो विपक्ष का खेमा है, विपक्षी खेमे में उत्साह भी बढ़ा है, जिसकी बानगी इसी से हम समझ सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव कहते हैं 140 सीटों पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, कोई कहता है 150। उधर से ममता दीदी ने भी कह दिया कि भाई हमें तो लगता है सरकार बन रही इंडिया अलायंस की बनेगी तो हम समर्थन देंगे। उस पर तो खैर अलग से चर्चा हो सकती है, लेकिन क्या लगता है आपको जैसे जैसे चरण आगे बढ़े, ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है इंडिया अलायंस का, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? पहले कुछ और आकलन था, अब ऐसा लग रहा है कि वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। नहीं, देखिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी मेरे ख्याल से कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही है। लेकिन जैसा कि प्रशांत ने कहा या विजय जी ने कहा कि चुनाव जब शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि ये डन डील है कि भाई ये तो पक्का चुनाव का नतीजा, सबको पता था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और वो अब 400 जीत रही है या नहीं जीत रही है, 370 जीत रही है या नहीं जीत रही, ये इशू था। लेकिन अब बात ये आ गई कि भाई बहुमत मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन मैं बात को पहले आगे बढ़ाना चाहता हूँ जो प्रशांत ने बात कही है। प्रशांत, आपने जो ये बात कही है कि पिछली बार की जो 64 सीटें थी एनडीए अलायंस को जो मिली थी, 64-65 सीटें, वो इस बार नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में गेन नहीं होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी लोकसभा में जो पूरी टैली है उसमें गिरावट आ जाएगी। तो ये मान के चलिए, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि बंगाल से उसको गेन हो सकता है, उड़ीसा से गेन हो सकता है, उसको उत्तर प्रदेश से भी उम्मीद है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उसको गेन नहीं होगा, वो बमुश्किल जो है पिछली बार की टैली को टच करेंगे। मेरा जो अपना कैलकुलेशन है, मैं चरण के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप पिछली बार का देखिए, पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस था। उसमें मैं इस बात को, मेरा हमेशा आर्गुमेंट रहता है लोगों से कि जब लोग कहते हैं कि पिछली बार का अलायंस बहुत मजबूत था, इस बार का कमजोर है अपोजिशन का, मैं इस बात को कहता हूँ कि पिछली बार के अलायंस का कोई नेशनल नैरेटिव नहीं था। पिछली बार अलायंस में कांग्रेस नहीं थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पे थी। और ये एक तरीके से कहा जाए तो जो बीएसपी जो क्लेम करती है कि सिर्फ हमारा वोट ट्रांसफरेबल है, ऐसा नहीं है। बीएसपी तो गेन कर गई थी, समाजवादी पार्टी का नुकसान हो गया था उस अलायंस में। समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर रह गई थी, बीएसपी 10 में चली गई थी। तो बीएसपी अब पूरी तरीके से देखा जाए तो जब से आकाश आनंद पे एक्शन लिया है और अब दूसरे चरण के बाद से बीएसपी गेम में उतनी मजबूती से नहीं है, लगभग गेम से बाहर है और पूरा इलेक्शन जो है वो बाइपोलर हो गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है, जो मैं इस चीज को दूसरे शब्दों में डिफाइन कर रहा हूँ, जो मुझे अपोजिशन का कुछ सीटों पे एकदम से जो पल्ला भारी जो हुआ है, वो अभी आते आते जो है इधर कौशाम्बी और प्रयागराज इस तरफ भी कुछ सीटों पर उसका असर दिखेगा। मुझे उसमें 2 फैक्टर नजर आ रहे हैं। देखिए, अपोजिशन जो है पूरा चुनाव शुरू होने से पहले चुनाव जो है वो 3 वोट पे लड़ रहा था। पहला वोट प्रत्याशी का, दूसरा एम और वाई, वो 3 वोट पर लड़ रहा था। इसीलिए एम वाई के अलावा अखिलेश यादव ने टिकट बांटे। आप देखेंगे ज्यादातर नॉन यादव ओबीसी को टिकट मिले हैं। यादव में सिर्फ फैमिली के अलावा किसी भी यादव को टिकट नहीं मिला। मुस्लिम में सिर्फ 4 मुस्लिम के अलावा किसी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला। अखिलेश यादव नॉन यादव ओबीसी पर पूरा फोकस करे, मौर्य, कुशवाहा और यहाँ पर शाख के इन लोगों को दिया। लेकिन 2 चीजें एडिशनल हो गई जो इंडिया अलायंस को थोड़ा थोड़ा फायदा कर रही है, जो मुझे लगता है 6 से 7% का स्विंग वहां पे आ जाएगा। उसमें मैं मानता हूँ 3 से 4% वो वोट बेरोजगार युवाओं का, जो सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पे बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तमाम लोग को फॉलो करते हैं और वो जाति से
हटकर जो ऊपर बढ़कर चुनाव वोट डाल रहे हैं। वो लोग वोकल हैं, उनको तमाम सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना पसंद है और पेपर लीक होने के बाद वो और तेज़ी से आ गए। मैं लगता है ये 3 से 4% ये एक एडिशनल फ़ायदा हो गया अपोज़िशन का और एक मुझे लगता है 3 से 4% हुआ या होने की संभावना है, वो है दलित वोट का। कुछ जगहों पर जहाँ पर बीएसपी का जो एंटी बीजेपी वोटर है, उसको ये लग गया कि ये बीएसपी गेम से बाहर है, वहाँ पर वो इंडिया ब्लॉक को वोट डाल दे रहा है। तो ये 7 से 8% का जो मैं फ़र्क देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद हम 4 जून को भी इस पर ही बात कर रहे होंगे और ये चुनाव की बड़ी स्टोरी बनेगा अगर हम यहाँ पर अपोज़िशन ठीक परफ़ॉर्म करता है। लेकिन मैं फिर लास्ट में बात बोलूँगा कि जब तक चुनाव के नतीजे ना आ जाएँ, बीजेपी को हारा हुआ ना माना जाए, क्योंकि एक फैक्टर बीजेपी के फ़ेवर में भी है, वो है महिला वोट का फैक्टर। महिलाएँ ज़्यादातर जगह जैसे पुरुष और युवा ख़ास तौर से वो तो खूब बढ़-चढ़ के बीजेपी के खिलाफ आपको बोलते हुए दिखेंगे कैमरे के सामने भी, कैमरे के पीछे भी। लेकिन अगर महिलाओं से आप ज़्यादातर पूछोगे तो महिलाओं में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर ख़ास तौर से विलेजेस में बीजेपी के लिए ही है। जो मेरा मेरा अपना ग्राउंड रिपोर्ट तो यही कहता है कि महिलाओं में अभी भी स्कीम्स का असर है और महिलाएँ साइलेंटली जो है वो बीजेपी को ज़्यादा वोट कर रही हैं। प्रशांत, आपने जो बीएसपी के वोट की चर्चा की और बार-बार यही बात कही जा रही है कि बीएसपी का वोट जिधर जाएगा उसको फायदा होगा। मतलब क्योंकि जैसे हम पहले भी देखते हैं रश्मि कि जब 2017 और 2019 में भी वोट पड़ा था, तो बसपा का जो वोट था वो 20% था और वो घट के 2022 में 13% पे आ गया। तो ये माना जा रहा है कि इस बार और वो वोट घट सकता है, लेकिन जो घटेगा तो वोट अगर वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा या वो इंडिया के पक्ष में जाएगा। लेकिन मैं जो आपने बात कही उस पर 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ प्रशांत, और उसके बाद विजय जी का भी कमेंट लेंगे कि एक बात तो मैंने आज एक वीडियो देखा प्रशांत की, जिसमें कि अमेठी या रायबरेली में से किसी एक सीट पर जो बीएसपी के एजेंट है वो कह रहे हैं कि हम तो बहन जी तो चुनाव छोड़ चुकी है, मतलब हमारे बूथ पे कोई वोट डालने ही नहीं आ रहा है। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि हम चूंकि जब से आकाश आनंद पर हमने एक्शन बहन जी ने ले लिया तब से, हालांकि आज बहन जी ने इसका खंडन किया कि मैं इस पर पहले ही बोल चुकी वगैरह वगैरह। तो एक तो ये है कि भाई बीएसपी ने एक तरह से चुनाव छोड़ दिया, और दूसरी बात ये है कि जो बद्रीनारायण जी है जो कि मतलब बीएसपी और अदरवाइज भी उनकी पकड़ है दलित वोटरों के बारे में, तो उन्होंने ये लिखा है कि राशन जो है वो बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है दलित वोटरों की। मतलब उनका संकेत ये है कि ये संकेत है कि ये जो वोट है ये बीजेपी की तरफ जाएगा। तो एक तरफ तो पर हूँ यहाँ पर। देखिए मैं जितना घुमा हूँ उसमें राशन 2022 में मुझे ज़्यादा बड़ा फैक्टर दिखा। 2024 में आप पूछे ना, अगर राशन की बात कोई महिला करती है तो उसका बेटा तुरंत आके बोल देता है कि राशन तो मिला लेकिन हमें रोज़गार चाहिए। तो ये थोड़ा-सा मुझे इस बार डिफरेंस दिखा। राशन 2022 में निश्चित तौर पे बड़ा फैक्टर था। लॉ एंड ऑर्डर आज भी 22 जैसा ही बड़ा फैक्टर है। लेकिन बेरोज़गारी वाला जो मुद्दा पेपर लीक वाला हुआ है, इसको शायद मुझे लग रहा है थोड़ा अंडर बिल्कुल, मुझे एस्टिमेट लगता है इसके पीछे एक और वजह हो सकती है मिलिंद और प्रशांत की, आपने जो कहा ना कि वो बड़ा मुद्दा रह चुका है राशन, लेकिन इस बार वो खास कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कहा इस पर बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा हावी है, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ मामला है। माँ भले कहे कि मुझे फ्री में राशन मिल रहा है, लेकिन बेटे के मन में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है कि वो अब तक इस उम्र में भी आकर बेरोजगार क्यों है, ये भी हो सकता है कि इसलिए भी एक गुस्सा, नाराजगी हो लोगों के मन में। हमको विजय जी का कमेंट ले लेना, क्योंकि उसके बाद एक बार प्रशांत से एक सवाल लेके हमको छोड़ना पड़ेगा। तो विजय जी, ये जो बात हुई है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो आपको क्या लगती है? जो प्रशांत कह रहे हैं कि पिछली बार का भी आंकड़ा बीजेपी को छूने में दिक्कत हो सकती है, या ये राशन काम करेगा या शासन काम करेगा, ये आपका कमेंट लेना चाहेंगे? क्योंकि प्रशांत का कमेंट लेके हमको उनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए कुल मिलाकर 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद बीजेपी की एक इंटरनल रिपोर्ट सामने आई थी, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। वो इंटरनल रिपोर्ट भी यही कह रही थी कि लाभार्थियों से फायदा हुआ है दोबारा केंद्र राज्य में सत्ता में आने से, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ जितना पहले फायदा हुआ था। तो उसमें राशन वाली बात भी शामिल है। मैं भी बहुत घूमा हूँ पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में, तब भी लोग कहते थे कि शौचालय दे दिया, घर दे दिया, तो बदले में हमने एक बार लोकसभा में और एक बार विधानसभा में वोट दे दिया, अब आगे क्या? तो वोटर भी बहुत डिमांडिंग हो गया है। और दूसरा कि वोटर को भी लगता है कि 5 किलो राशन बहुत निचले तबके में तो अभी भी एक जरूरत है, लेकिन जो थोड़ा-सा पढ़ लिख गया है, जो कोचिंग क्लास अटेंड कर रहा है, जो ऑनलाइन जा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उसके लिए बड़ी मुसीबत रोजगार की है। और वो रोजगार थोड़ा-सा मुझे लगता है कि राशन पर कुछ जगह और महंगाई कुछ जगह भारी पड़ती दिखाई दे रही है, इस रूप में जो एस्पिरेशनल जो युवा है,
और इसमें मोदी जी ने ही युवाओं में ये एस्पिरेशन जगाए हैं। और अब और वही युवा अब जब उसको नौकरी नहीं मिलती या पेपर कैंसिल हो जाता है या रेलवे की कई साल से भर्तियां नहीं निकली, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं, खासतौर से बुंदेलखंड रीजन में मैं एक खबर पढ़ रहा था, तो उसका कहीं ना कहीं रिवर्स इफेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी राम, राशन और राहत, राहत यानी कानून व्यवस्था, ये तीन चीजें अगर बीजेपी को बचाएगी तो उत्तर प्रदेश में ये तीन चीजें बचाएगी। क्योंकि राशन के अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार जैसा प्रशांत भी इशारा कर रहे थे, अखिलेश यादव ने बहुत क्रांतिकारी किस्म के सोशल इंजीनियरिंग की है। बहुत सारे जो वो लव कुश वाला जो फैक्टर है यूपी वाला, बिहार वाला, उसको लागू किया जाए यूपी के अंदर, या आप अयोध्या फैजाबाद की सीट देख लीजिए, पासी को वो दिया उन्होंने, और 2.5 या 3 लाख पासी हैं फैजाबाद अयोध्या में। तो ये बहुत सोशल इंजीनियरिंग की है। इसका कहीं ना कहीं फायदा अभी जो रिपोर्टें आ रही हैं वो तो लग रहा है कि बीजेपी कुछ सीटों पर मुश्किल में है, लेकिन हमें अंत में तो 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। अंत में 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। प्रशांत से अभी हम पूछ लेते हैं जरा, अमेठी की बात कर लेते हैं प्रशांत। हॉट सीट है ये और यहाँ पर लड़ाई हाई प्रोफाइल वर्सेस लो प्रोफाइल की रही है, और जिस केएल शर्मा की हम बात कर रहे हैं, किशोरी लाल शर्मा की बात कर रहे हैं, उनके बारे में आकर कई बार खुद गांधी परिवार से, खास तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा है लोगों से, वो भावनात्मक अपील के लिए भी और जुड़ाव के लिए भी, कनेक्शन के लिए भी, कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गांधी परिवार से कोई नहीं है तो आप किशोरी लाल शर्मा को ही गांधी परिवार का सदस्य समझिए, क्योंकि पिछले 40 सालों से वो लगातार मैदान में डटे हुए हैं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कर्मठ सिपाही हैं। तो कैसी रही अमेठी की फाइट आज की? देखिए, किशोरी लाल शर्मा का अमेठी से 41 साल पुराना नाता है। जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से डिफाइन किया था कि जब वो पहली बार अमेठी आए तो वो 1.5 बूथ बूथ के इंचार्ज थे, 1.5, यानी कि एक बूथ की पूरी जिम्मेदारी थी और एक आधा जो है, मतलब 1.5 ब्लॉक के, माफ कीजिएगा, 1.5 ब्लॉक का उनको इंचार्ज बनाया गया था, एक आधा और एक पूरा। तो जिन्होंने वैसे स्टार्ट किया था, यूथ कांग्रेस में उस टाइम पे थे, वो विधायकी का चुनाव पंजाब से लड़ना चाहते थे, उसका टिकट उनका नहीं हो पाया था, एज कम थी, 24.5 साल उनकी उम्र थी। इस वजह से उनको उनको जो है यहाँ पर भेज दिया गया और यहाँ पे उन्होंने शुरू किया था। तो वो आदमी 1983 से समझ लीजिए अमेठी रायबरेली के गलियां घूम रहा है। बीच-बीच में दिल्ली और पंजाब उनका रहना ज़रूर होता है। बीच में उनको बिहार का सेक्रेटरी भी बनाया गया था, एसी सेक्रेटरी बिहार बनाया गया था। लेकिन ज़्यादातर वो रायबरेली अमेठी से उनका नाता रहा। वो लो प्रोफाइल तरीके से वहाँ पर काम करते रहे, सहयोगी के तौर पे काम करते रहे। ये सब चीज़ें उन्होंने कभी सोची भी नहीं होंगी कि उनको एक दिन इस लॉयल्टी का उनको जो है फल मिल जाएगा और उनको लोकसभा का चुनाव लड़ने को मिल जाएगा। तो गांधी परिवार ने जब किशोरी लाल शर्मा को उतारा तो एक रिस्क लिया, लेकिन इस रिस्क में एक दूसरा हित भी ये छुपा था, एक तरीके से कहा जाए, एक मोटिव ये छिपा था कि कहीं न कहीं अगर यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा हरा देते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को ये कहने को हो जाएगा, देखो हमने स्मृति ईरानी को अपने स्टाफ से ही हरवा दिया, गांधी परिवार के, है ना? तो एक मैसेजिंग चली जाएगी कि यहाँ नेता को तो आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का दावा करते हैं, अगर राहुल गांधी अमेठी में लड़ते, तो नतीजे भले ही कुछ होते, लेकिन मीडिया का पूरा ध्यान जो है वो राहुल वर्सेस स्मृति फाइट दिखाने में ही चला जाता। तो ऐसे में राहुल गांधी वहाँ फँस के रह जाते और बाकी जगह पे प्रचार करने नहीं जा पाते। हालाँकि ये पूरी की पूरी जो नीति थी वो तैयार करने में प्रियंका गांधी का रोल बहुत रहा है और रायबरेली अमेठी प्रियंका गांधी ने अकेले दम पे चुनाव लड़ाया है और वो पिछले 26 साल से लड़ाती आई हैं। राहुल गांधी तो 2 दिन आए, फिर उसके बाद आज आए हैं। सोनिया गांधी भी कम मतलब 1 ही दिन आ पाई हैं। तो प्रियंका गांधी का ही पूरा प्लान था कि हो सकता है आगे चल के बायपोल प्रियंका गांधी को लड़ना पड़े अगर राहुल गांधी वो सीट छोड़ते हैं। लेकिन आपने पर्टिकुलरली अमेठी की बात करी, तो अमेठी में जो चीज़ मुझे फ़ेवर में दिख रही है वो है कि किशोरी लाल शर्मा ब्राह्मण हैं। तो अगर उनको वहाँ पे 40 से 50% ब्राह्मण वोट मिल जाता है और यादव मुस्लिम तो मिल रहा है, तो सीधे-सीधे वो फाइट में आ गए। 25 से 30% ठाकुर वोट मिलने की उम्मीद है, 25 से 30% दलित वोट मिलने की उम्मीद है। अगर ये समीकरण एज़ इट इज़ ग्राउंड पर हो जाते हैं, तो सीधा-सीधा उनका चुनाव वहाँ पे खड़ा हो जाता है, जैसे कि फीडबैक मिल रहा है। इसीलिए मैं नेक टू नेक फाइट मानूँगा, वहाँ पे किसी को एज देना ठीक नहीं है। लेकिन एज शुरुआत में जो बीजेपी को था, जब अनाउंसमेंट हुआ था नाम का, वो एज चुनाव आते-आते वो 50-50 की फाइट में बदल गया। ये भी किशोरी लाल शर्मा के लिए किसी जीत से कम नहीं है, बाकी जो नतीजे तय करेंगे। लेकिन जो एज स्मृति ईरानी को बहुत क्लियर एज था, क्योंकि राहुल गांधी गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ पर चुनाव बहुत ही नेक टू नेक हो गया है और इंटरनल कुछ क्लैशेस हैं बीजेपी के इंटरनल यूनिट्स में, कुछ विधायकों से सांसद को लेकर कुछ आपस की जो चीज़ें हैं, वो भी बीजेपी को वहाँ पर जो है
नुकसान कर रही है। चलिए प्रशांत, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, तमाम ये ग्राउंड रिपोर्ट और जानकारियां जो आप महीनों से मेहनत कर रहे थे, उन डिटेल्ड जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको वैसे भी जरूरी काम है, तो आगे हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो यहाँ पर लेकिन स्पेसिफिकली मिलन जी, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी यहाँ पर अमेठी सीट को लेकर, क्योंकि अभी प्रशांत ने भी कहा है कि एक रिस्क लिया है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे ये समझना है, क्योंकि कई हमारे व्यूवर्स हैं वो भी समझना चाहते हैं, जो आम आदमी है वो समझना चाहता है कि रिस्क लिया है कांग्रेस पार्टी ने या फिर एक रिस्क छोड़ा भी है कि कहीं दोबारा हार होती है राहुल गांधी की। देखिए ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, कौन जीतता है नहीं जीतता है। तो क्या एक रिस्क छोड़ा भी है या फिर स्ट्रैटेजी ही है कंप्लीटली? नहीं देखिए, कोई कांग्रेस ने या गांधी परिवार ने अमेठी में कोई रिस्क नहीं लिया है। मेरी नजर में रिस्क तो तब होता जब गांधी परिवार से कोई लड़ता, मतलब या तो प्रियंका गांधी लड़ती या राहुल गांधी लड़ती। तो जब इन्होंने अपने आप को इस रेस से ही अलग कर लिया है, तो कोई रिस्क अब अमेठी में कांग्रेस के लिए होने के लिए कुछ नहीं है। और ये ध्यान रखिए कि आज जो 49 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें सिर्फ एक सीट कांग्रेस ने जीती थी, वो रायबरेली की है। बाकी 49 में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं है। तो इस फेज में कांग्रेस को अगर कुछ भी करना है तो उसको पाना ही है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो बात आपने अमेठी के बारे में कही, तो अमेठी में कांग्रेस, जैसा कि अभी प्रशांत भी कहते हैं, अगर किशोरी लाल शर्मा हार भी जाते हैं तो वो कह देंगे ठीक है भाई, कोई मतलब उसमें कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन राहुल गांधी हारते या प्रियंका गांधी हारते तो उसकी चर्चा बड़ी हो जाती। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क लिया है, बल्कि एक तरह से आप जो भी कहिए, उनकी तरफ से कहिए, उनकी तरफ से कहिए, तो उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला है। लेकिन ये मूव तभी काम करेगा जब वो इस सीट को जीत पाएंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है, जितनी बात हमने सुनी है एक्सपर्ट से या जो ग्राउंड के रिपोर्टर की, इस सीट पे भी मुकाबला हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मृति ईरानी के लिए जीतना बहुत आसान है। बिल्कुल, शुरुआती दिनों में प्रॉक्सी कैंडिडेट कहा जाता था, डमी कैंडिडेट भी कहा गया, लेकिन अच्छी बात ये रही है इंडिया अलायंस के लिए कि किशोरी लाल शर्मा ने फाइट तो दी है। अब चर्चा की जा रही है कि लड़ाई हो रही है, इससे पहले लग रहा था एक तरफा बयार बह रही है।